रेलू कट्टे की लेटेस्ट एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। हम लोग बात कर रहे हैं PSL 5 के प्लेऑफ्स की। 3 टीमें हमने डिस्कस कर ली, रह गई है मुल्तान सुल्तान। आज डाइसेक्ट करेंगे मुल्तान सुल्तान को, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस सब पे नजर डाली जाएगी। शुरू करते हैं अपना रेलू कट्टे का नया शो। मुल्तान सुल्तान तेरे हैं दुलारे, मुल्तान सुल्तान तेरे हैं दुलारे। चले जी, बात करेंगे मुल्तान सुल्तान की। अपने ले आते हैं स्क्रीन पे अपने रेलू कट्टे, हसीब फारूकी और साकिब शाह। वेलकम टू द शो गाइस। वेलकम। नहीं, आज कोई आवाज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। अच्छा तालियां तो हो जाएंगे इसके लिए। अच्छा साकिब भाई, हसीब, अच्छा हसीब तुम आपसे शुरू करते हैं। मुल्तान सुल्तान जो है वो टूर्नामेंट में जो है काफी स्ट्रांग रही थी, ओवरऑल सबसे अच्छी टीम रही थी। तो इस वक्त कैसी नजर आ रही है प्लेऑफ में इतने गैप के बाद? शक्ल क्या निकल के आई टीम की? दिस वाज द फॉर्म टीम। जब प्लेस एकदम से कोरोना हो गया और PSL बंद करना पड़ा, और इन्होंने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 मैचेस जिन्होंने जीते थे, एक अबैंडन हो गया था और एक नो रिजल्ट रहा था। तो अगेन दे वर द टेबल टॉपर्स एट द टाइम, और फॉर्म टीम थी। अभी प्लेऑफ से पहले जो प्री प्लेऑफ मैचेस हुए, वार्म अप, उसमें भी लग रहा है कि यही वही फॉर्म लेके आगे चल रहे हैं। स्पेशली रवि बोपारा बड़े बड़े स्ट्रांग आए हैं प्री प्लेऑफ्स में। तो लग रहा है कि वो टीम में भी जगह बना पाएंगे, क्योंकि उससे पहले वो टीम में जगह नहीं बना पाए थे। बट या इट्स द टीम टू बीट एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि इन्होंने ऑफ कोर्स टेबल टॉप किया था PSL में, और इनके पास बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है यूथ और एक्सपीरियंस का। दो हर किस्म का कॉम्बिनेशन है। और आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट ड्राइव्स दिस टीम इज, और हमारी जिस तरह पहले हैदर से भी बात हुई थी, बहुत ही डेटा ड्रिवन टीम है ये। अच्छा, एक बहुत बड़ा फैक्टर हसीब इसमें स्टैट्स के ऊपर बड़ा फोकस रहा है इनका, इनकी सिलेक्शन, इनकी इनफैक्ट कंपटीशन का जो भी एनालिसिस है वो भी स्टैट्स की बेसिस पे इन्होंने किया हुआ है, और आई थिंक दैट हैज वर्कड फॉर देम थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। आई थिंक शान मसूद की कप्तानी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, स्टेबिलिटी है, वो थोड़ा साउंड माइंड है, काम बंदा है और उसने एक तरह से लीड फ्रॉम फ्रंट भी किया है। आप नहीं समझते थे कि वो T20 का इतना अच्छा बैट्समैन है, बट उसने कई सिचुएशंस में अपनी टीम को बड़े हेल्दी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं और उनको इस लेवल तक पहुंचाया है कि वो अभी एक पहला क्वालिफायर खेलेंगे। साकिब भाई, तो लेट्स सी। इनको अच्छा, दूसरी बात, इनको बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं उठाना पड़ा। साकिब भाई, मैं वो आपके ऊपर छोड़ूंगा। जब इनके मोस्टली प्लेयर्स जो थे वो आ रहे हैं, हाँ कुछ प्लेयर्स नहीं है, लेकिन आई थिंक देव गॉट गुड रिप्लेसमेंट्स इन जो डेनली एंड ब्रेंडन टेलर और एडम लाइट। साकिब भाई लगता है मुझे डिस्कनेक्ट हो गए। जी साकिब, आ गए साकिब भाई, आ गए। यार मुझे बीच में एक और कॉल आ रही थी, तो सॉरी, मैं पता नहीं अगर आपको मेरी आ रही है मेरी हाँ, वगैरह की, बीच में कॉल आ रही है। एनीवे, आ रही है। हाँ यार, मुल्तान सुल्तान का ये कि सबसे पहले तो इनका स्क्वाड बड़ा अच्छा तगड़ा नजर आ रहा है। और जैसे आपने बोला कि इनको रिप्लेसमेंट्स भी वैसे अच्छी मिल गई हैं। और ओवरऑल जब हमने इनको रेट किया था, नंबर 5 पे हमने रेट किया था, उसमें 1-2 कंसर्न्स थे हमारे। एक जगह पर हम टेक्निकल मिस्टेक ये कर गए थे कि हम रोहेल नजीर को कीपर समझ रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि जीशान अशरफ इस लेवल की कीपिंग कर सकेंगे कि वो इमरान ताहिर के पीछे या शाहिद अफरीदी के पीछे या मोहम्मद इरफान के पीछे कीपिंग कर सकें, और उन्होंने करके दिखाई। और जीशान अशरफ ही सारे मैच खेला, तो रोहेल नजीर ने तो शायद 1-2 मैचेस ही खेले थे। एक तो वो, और सेकंड हमारा कंसर्न इनके कैप्टन के ऊपर जो लगा हुआ था कि शायद वो टेस्ट कैप्टन है। उसने प्रूव किया कि ही इज नॉट अ टेस्ट कैप्टन, ही इज नॉट अ टेस्ट प्लेयर। उसने साबित किया कि एक तो इंटेलिजेंट भी है, ऑफ कोर्स जब टीम आपकी नंबर 1 होती है तो इसका मतलब है कैप्टनसी में कोई ज्यादा फ्लॉज नहीं है। सेकंड ये कि उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी रही। थर्ड ये कि हमने इनको, चूंकि सीनियर सिटीजन टीम थी, इसमें बहुत से प्लेयर 40s में थे और या उसके करीब थे, और पार्डन मी सीनियर सिटीजन, मगर ये मैंने कोट नहीं किया, ये शान मसूद ने खुद पोस्ट मैच क्या नाम लेते हैं इंटरव्यूज में उसने ये बात यूज की है। मगर ये कि इनके 4-5 प्लेयर जो हैं काफी एजर्ड हैं, और जिसकी
बावजूद भी इन्होंने टॉप किया है। इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस को आप वो नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स टीम बड़ी अच्छी लग रही है, इन्होंने काफी अच्छी, इन्होंने कुछ चेंजेस भी इन्होंने रीजनेबल कर ली, इनको अच्छे प्लेयर मिल गए। एंड आई वाज सरप्राइज्ड हसीब के यार, किसी को आप सही कह रहे थे, किसी को शेन रदरफोर्ड ही मिलता है तो किसी को यार जो डेनली मिल जाता है। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा था कि मुझे क्राइटेरिया और वो पूल समझ में नहीं आ रहा, और जो पूल से सिलेक्ट कर रहे हैं उनके पीछे थिंकिंग क्या है वो मुझे समझ में नहीं आई। एनीवेज अगेन गुड चॉइसेस, जो डेनली अगेन इंग्लैंड कनेक्शन, एंडी फ्लावर भी हैं वहां पे इनके इनके पास, और इनके स्टार्ट भी होता है, नेथन लेमन है, इयन पोंट है, तो इनके कनेक्शन मे बी कनेक्शंस आई डोंट नो क्या है, लेकिन अगेन गुड सिलेक्शंस। मुझे इस कहने में किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि हमने इस टीम को अंडर एस्टिमेट किया था, एंड दे हैव प्रूवन अस रॉन्ग, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स ऑफ कि मुझे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं प्रूवन रॉन्ग। इट्स अ गुड सरप्राइज। इट्स इन्होंने बड़ा अच्छा कंपटीशन ऐड किया है, और अभी जिस सिचुएशन में ये टीम है दे कैन गो ऑल द वे। मैं आज स्टैट्स देख रहा था, चलो जो डेनली की वैसे वाइटैलिटी ब्लास्ट तो इतना अच्छा नहीं गया, मगर ही इज अ प्रूवन परफॉर्मर और ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है, क्योंकि बॉलिंग भी टाइट करता है। कराची किंग्स से उसने बड़ा अच्छा एक सीजन खेला हुआ है PSL 3 का, ठीक है। उसके बाद PSL 4 में भी मुल्तान का हिस्सा था, मगर नहीं आ सका था इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से, और इस दफा दोबारा आ गया उनके पास। इसके अलावा यार एडम लाइट्स जो है उसका बड़ा अच्छा वाइटैलिटी ब्लास्ट के आज मैं स्टैट्स देख रहा था उसका, वो भी बड़ा अच्छा गया है। और इसके अलावा बोपारा तो है ही है इनके पास, रायल रूसो है इनका, तो इनके जो मेन प्लेयर्स हैं, महमूदुल्लाह इन्होंने लिया था, मगर महमूदुल्लाह से भी अच्छी रिप्लेसमेंट इनको क्या नाम लेते हैं मिल गई है। तो मेरा ख्याल में इनकी टीम का जो इसका इनका कॉम्बिनेशन आज मैं प्लेइंग 11 बना रहा था, ठीक है कि वो सीनियर सिटीजन वाला लेवल लगता है, मगर यार बड़ी बड़ी अच्छी तगड़ी टीम है जी, तगड़ी टीम है। इवन एडम लाइट जो है वो कोई, हमने पहले भी जिस तरह बात की थी, हाँ उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है इंग्लैंड से बाहर, लेकिन ही इज अ सीजन कैंपेनर। वो क्या कहेंगे उसको, वो क्या कहते हैं, पुराना खिलाड़ी है इंग्लैंड डोमेस्टिक का, और ही इज प्लेड वेल ओवर द इयर्स। तो एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट क्या कहते हैं इनके बॉलिंग अटैक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बैटिंग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पे बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं फराज आप? हाँ बिल्कुल यार, पहले तो मेरे ख्याल में बस स्क्वाड में लोगों को बता दें कि जो इनका पुराना स्क्वाड था उसमें बस यही चेंजेस हुई हैं कि एडम लाइट आ गए हैं और साथ में उसमें जो डेनली आ गए हैं। बाकी तो प्रीटी मच इनकी सेम ही टीम है। ब्रेंडन टेलर पहले से थे? हाँ, टेलर भी आ गया और ब्रेंडन टेलर भी आ गया, तो ये इनके पास 3 नए प्लेयर्स आए हैं और सारी अच्छी, क्योंकि टेलर पाकिस्तान की कंडीशंस में यार देखो 1 महीना खेला है, तो वो किसी कॉम्बिनेशन में टेलर को खिलाना पड़ जाए इनको, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जगह शायद बने, मगर ये कि अगर उनको किसी जगह पे बनाना पड़ जाए तो क्या नाम लेते हैं, वो पाकिस्तानी कंडीशन से अब कस्टम हो चुका है। हाँ, इट वाज मोस्ट प्रोबेबली अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टेलर और क्या कहते हैं आपका टेनली। हाँ ज्यादा अगर होगा ज्यादा नहीं, ये किसी कॉम्बिनेशन में अगर जिशान अशरफ नहीं चल रहा और अगर उसको भी नहीं देना चाहते तो अब इनके पास एटलीस्ट एक इंटरनेशनल कीपर है, जैसा पहले हम कहते थे कि अभी इनको नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल कीपर इन्होंने नहीं लिया था, राइट। जब हम अपने इस साल के शुरू में जब हम इनको रेटिंग 5 नंबर पे दे रहे थे तो हमें ये था कि अभी उस बेचारे में तो मसल पावर ही नहीं है रोहिल नजीर में कि वो एक स्पॉट जाया कर देगा, मगर अब ये है कि जिशान अशरफ भी कर सकता है। अगर जिशान अशरफ की फॉर्म ऊपर नीचे होती है तो टेलर भी खेल सकता है। यार पहले टेलर की बात कर लेते हैं। वैसे एक चीज मैंने देखी है कि टेलर एक अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, मगर ये कि जब से उसने वो कोलपैक डील वगैरह चला गया था और उससे पहले का टेलर और उसके बाद का टेलर में अभी उतनी फॉर्म उसकी नहीं आई जितनी उसकी पहले एक जमाने में फॉर्म होती थी। कपल ऑफ फैक्टर्स है, बहुत फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि द अमाउंट ऑफ क्रिकेट जो वो पहले खेल रहा था, सेकेंडली एज, वो भी आप एक ट्वाइलाइट पे अपने कैरियर के यार मैंने उसकी बड़ी जबरदस्त सेंचुरी मुझे याद है जो उसने इंडिया को लगाई थी टेलर की, बार बार वो सेंचुरी वर्ल्ड कप की याद आती है मुझे। 2015 का ही होगा मेरे ख्याल में, या 11 का था, 15 का ही होगा यार, आई गेस 15 का ही होगा, मगर उसने बहुत बहुत जबरदस्त इंडिया के खिलाफ सेंचुरी वर्ल्ड कप में लगाई थी उसने, और वही उसका आखिरी टूर्नामेंट था। उसके बाद उसने कोलपैक ले लिया, आई गेस 1-2 साल 2015 ही होगा वो, और उसके बाद ये वापस आया। तो
मगर ये कि अभी थोड़ा सा बुझा अभी वो टेलर नहीं, अगर पाकिस्तान को वैसे एक अच्छी इनिंग्स खेली है इसने पाकिस्तान के खिलाफ और एक दो अच्छे स्टार्ट्स भी इसने लिए थे। 50 भी मारी इसने, 50 जो थर्ड मैच 70-80 रन की इनिंग्स तो उसने खेली थी जी, 50 मारी। तो चलें यार बैट्समैन से स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल में बैट्समैन से चलते हैं और नीचे तक जाते हैं प्लेयर। सबसे पहले तो यार राइले रूसो को इन्होंने कोयटा में रिलीज किया आप लोगों ने, और इन्होंने पकड़ा उसमें और सेंचुरी इन्होंने आप ही को लगा दी। आपकी फिर एक दुखती रख के सॉरी हाथ फेर रहा हूँ, मुल्तान में बहुत मुझे सेंचुरी लगाई थी, करना है, मैं तैयार बैठा था पहले से। राइले रूसो ने मुल्तान में यार सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन उसने शो की थी और लगाई भी कोयटा को थी, तो इस वजह से उसके बाद उसने फ्रस्ट्रेशन अगर वैसी ना शो की होती तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा दुख हुआ था कोयटा से जाने का। जी काफी, क्योंकि थिंक 3 सीजन तो खेला हुआ, 3 सीजन तो कोयटा से इन्हीं के साथ खेल रहा था। हाँ, इन्हीं के साथ खेल रहा था। और उससे पहले वाले सीजन में जो जीते थे, चैंपियनशिप जीते थे, उसमें उसकी परफॉर्मेंस थी। तो एनीवेज ही इज अ गुड प्लेयर, कोई कहने की जरूरत नहीं। जो इन्होंने इससे पहले जो टूर्नामेंट में खेला हुआ भी है, ये 47.25 की एवरेज से खेल रहे थे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 154.91। एक सेंचुरी आप ऑलरेडी बता चुके हैं, ये मार चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो देयर इज नथिंग बेटर देन हिम। अब देखना ये कि उसी फॉर्म में वापस आ रहे हैं या नहीं। अभी साइड मैचेस में भी इन्होंने स्कोर किया है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आई थिंक 40s में कुछ किया था इन्होंने स्कोर आज या कल। तो आज लाहौर को भी हराया मुल्तान ने वैसे, मगर ये कि उसमें बुपारा का स्कोर था, मैं देख रहा था बुपारा का स्कोर था, जो टॉप स्कोर का बुपारा था। यार मुझे बताएं कि जो फराज का पाइप पीने के ऊपर है, ये हमसे कोई ये भी इसमें भी एनालिसिस करने हैं। राइले रूसो के बारे में यार फराज कुछ बोल दो, कैसा प्लेयर है यार? राइले रूसो एक बीच में एक T20 में बड़ा वो आया था, ट्रेंड आया था कि एक साथ बहुत सारे लेफ्टीज आ गए थे। राइले रूसो था, वो कॉलिन मोनरो था और 2-4 एक साथ। मुझे तो अच्छा बीच में जब मैं था, मुझे तो सारे एक साथ जंबल हो जाते थे, याद भी नहीं रहता था कि कौन सा लेफ्टी खेल रहा है। तो लेकिन खैर राइले रूसो की मुझे स्पेशली अगर PSL के उससे बात की जाए तो PSL में जो उसने लास्ट ईयर एक सेंचुरी मारी थी, वो लास्ट ईयर थी आई थिंक, यानी इसी सीजन की ना, इसी साल लगाई है, इसी सीजन सेंचुरी मारी थी वो। अच्छा यार T20 का शक भाई वही होता है कि आपकी टीम में जितनी डेप्थ होती है उतनी आपकी टीम जो है वो आखिर तक मैच ले जा सकती है। तो आप एक नहीं तो दूसरा चल जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा चल जाए, ये वाला सीन होता है। अब ब्रेंडन टेलर जैसे है, ब्रेंडन टेलर और राइले रूसो इस तरह के प्लेयर आपकी टीम में मौजूद है, जो ऐसे प्लेयर है कि भाई फंसे हुए मैच निकालने वाले प्लेयर हैं ये। ब्रेंडन टेलर की आप लोग बात करें तो मैं सब सुन रहा था, सिर्फ ब्रेंडन टेलर पर अगर एक थोड़ा सा बोलूँ तो अभी जो मैंने पाकिस्तान के खिलाफ उसकी इनिंग देखी थी यार, वो मैच वो अकेला खेल रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, वो ऐसा लग रहा, और जब तक वो आउट नहीं हुआ था तो वो लग रहा था कि वो मैच ले जाएगा, अकेला ही ले जाएगा। हाँ 45 ओवर तक तो मुझे लग रहा था कि ब्रेंडन टेलर अगर वो थक ना जाता तो वो मैच ले गया था। सही कह रहे हो, वो ऐसा लग रहा था कि वो जो उस पे आउट हुआ है वो भी बहुत ही टायर्ड शॉट था उसका। When he's coming back to Riley Russo, I think Riley Russo is a very important cog in the machine of मुल्तान सुल्तान। और जैसे वो आप उसकी बात कर रहे थे, डेविड वीजा की बात कर रहे थे कि टीम में बड़ा इंटीग्रेट होकर रहता है, तो ये भी इस तरह के प्लेयर रखता है टीम में इंटीग्रेट। और इंटरनेशनल प्लेयर आने से भाई ये होता है ना कि टीम में एक तो क्योंकि तजुर्बे का कोई नेमो बदल नहीं होता है, अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपने घाट का पानी पिया हुआ होता है, तो उसका जो उससे टीम में बड़ा असर पड़ता है। इज नॉट जस्ट अ बैट्समैन, ही इज जस्ट एज एन इन्फ्लुएंस। आई थिंक ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की कॉग इन द मशीन। हाँ यार सॉरी, मैं ब्रेंडन टेलर की बात वो 70-80 ऐसी कहता हूँ, मुझे याद आ गया, वो तो सेंचुरी थी पहले मैच में उसकी जी, वो तो सेंचुरी थी, 112 रन किए थे उसने। अब उसके बाद दूसरे मैच में भी 36 और तीसरे में भी 56 रन किए हैं, तो उसका वनडे सीरीज तो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी गई है। तो ये तो मैं आपको बताया था कि लास्ट मैच में उसने 50 की थी। एनीवेज T20 अच्छे नहीं किए, अदरवाइज उसकी वनडे सीरीज तो बहुत अच्छी गई है, तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी पिक है उसकी। आगे बात करते हैं यार इस और कौन से बैट्समैन हैं, शाह की बात करें, कैप्टन की बात करें, पहले शान मसूद की बात कर लेते हैं। अगेन इनका सरप्राइज पीछे से मुल्तान सुल्तान के गाने किसने लगाए हुए हैं, एंथम उसका लगा हुआ पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज कर रहा है, उसको कहते हैं कारपेट म्यूजिक साकिब भाई। अच्छा चले। अच्छा अगेन इन्होंने इनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी रही थी टूर्नामेंट में। अभी इनका जो नेशनल T20 है वो भी बहुत अच्छा गया। इनफैक्ट सेमीफाइनल में यही खड़े रहे थे। अच्छा बीच में ऐसा लगा कि यार चलो जब
ये सरफराज वाली इन्होंने कुछ वो करनी शुरू की थी कि भाई रन ज्यादा चाहिए तो ऊपर ओपनर किसी और को भेज दिया, बट वो अगेन दैट गोज टू शो हिज कैप्टेंसी कि ही नोज वेयर ही नीड्स टू प्ले हिज प्लेयर्स, किस सिचुएशन में किन प्लेयर्स को किस तरह खिलाना है, तो उसको पता है। और जिस तरह ये बिल्कुल वो कहते हैं ना थल्ले लगे हुए थे नेशनल T20 में, और वहां से ये उठा के टीम को फाइनल तक ले गए, पहुंच गए। दैट वाज एन ओवर अचीवमेंट, इवन दो इनकी टीम को इतनी बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी फाइनल में ऑफ कोर्स इनका टाकरा का KPK से पड़ गया, जो कि ऑलरेडी फॉर्म में चल रही थी, तो दे कुडंट डू मच, बट दे डिड फाइट वेल, और इनकी परफॉर्मेंसेस काफी इम्प्रूव, और लाइक वी सॉ द ग्रोथ इन फ्रॉम कैप्टेंसी एज वेल एज फ्रॉम द टीम पर्सपेक्टिव एज वेल। अच्छा यार, एक तो ये बता अच्छा कि शान मसूद पे साकिब भाई एक चीज, 9 मैचों में 253 रन किए हैं और टॉप स्कोरर है इनका। साकिब भाई शान मसूद की बात कर रहे हो, मैंने पहले भी ये बात टच किया कैप्टेंसी। अच्छा अब ज़ाहिर हम बकिया स्पोर्ट हम भी देखते हैं, तो फुटबॉल और बकिया स्पोर्ट, तो जो भी स्पोर्ट होते हैं मेरे हिसाब से जितने स्पोर्ट्स मैं देखता हूँ, क्रिकेट वाहिद गेम है जिसमें कप्तान का सबसे बड़ा किरदार होता है। तो क्योंकि वो सारी डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में होती है, फील्डर कहाँ खड़ा होना है, बैट्समैन कौन सा कब जाना है, और बॉलिंग किसको कब लगाना है, तो इसमें एक कंपोज्ड हेड जो होता है ना आपका, वो आधी गेम वहीं आपके ले जाता है। तो सरफराज की बात की हसीब ने, सरफराज की मैं एनीबडी हु वॉचेस द शो उनको पता होगा कि सरफराज का मैं क्रिटिक रहा हूँ एज अ कैप्टन। तो इसका ये बिल्कुल बरअक्स है, ये कंपोज रहता है, ठंड में रहता है, और जो है वो मैच की सूरत हाल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। तो वो अगेन दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट। और अगेन वो बात अभी इट गोज विदाउट सेइंग कि वो थोड़ा सा ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्रिविलेज्ड पॉलिश बैकग्राउंड, तो उसकी एक अब जितनी आपने दुनिया देखी होती है, जितनी आपने जो है वो जब पॉलिश होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक मिजाज भी डिफरेंट होता है। तो उसका मिजाज भी एक तहम्मुल मिजाजी और एक उसके अंदर जो एक ठहराव है वो टीम के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले बोला था सरफराज जब वो पैनिक करता है तो वो टीम के ऊपर एक पूरा इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो अगर कप्तान पैनिक नहीं करता, कप्तान जो एक कंपोज रहता है, तो वो टीम के ऊपर भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मेरे हिसाब से आता है। या शान मसूद का तो मैं फैन हूं वैसे। मुझे लगता है कि लाइक मैं अगेन इससे मिला नहीं हूँ, ना मेरी कोई रिश्तेदारी है, बट मुझे बड़ी लाइकेबल पर्सनालिटी लगती है इसकी, और जो लाइकेबल होता है जो सब जिसको सब पसंद करते हैं उसकी सब सुनते भी है। तो मुझे इसलिए लगता है कि इसकी कैप्टेंसी बड़ी इफेक्टिव रहती है। और आप देखें इसकी टीम में कितने सीनियर्स हैं, उनके साथ लेके चला है, और उसके बावजूद दे हैव डन वेरी वेल। दूसरा हसीब फीफा का भी बड़ा अच्छा प्लेयर है सुना है, नबील बता रहे थे बड़ा खेलता था उसके साथ। अच्छा, और यार राइले रूसो भी बड़ा अच्छा फीफा का मैंने ऐसे बताया आपको कि मैं खुद बड़ा फैन हूं। मैं तो बल्कि चाहता था कि टेस्ट टीम का कैप्टन बने, क्योंकि टेस्ट में भी वो जिस तरह खड़ा हो जाता है उस तरह मतलब कि मुश्किल हालात में खड़ा हो जाता है। तो ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। और जिस तरह टेस्ट मैच का टैग लगा हुआ था और वहां से आपने टॉप स्कोरर किए और 128 के स्ट्राइक से किए, तो वहां से पता चलता है कि ही लाइक टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आगे चलते हैं यार, इसके बाद खुशदिल शाह की बात करते हैं। बड़ा अच्छा इजाफा है वो भी। बिल्कुल, और अगेन उनकी एवरेज भी सेकंड हाईएस्ट थी इस टीम में, 43.75 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 147.05। हाई स्कोर उसका 70 रहा है, 175 इसने रन बनाए, रन्स भी अच्छे बनाए। लाइक चांसेस अगेन वो वजह इसकी यही है कि जब वो आता था तो गेम pretty much खत्म हुआ था, लेकिन इसने उसमें उसके बावजूद भी इसने अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम में भी अब जगह बना लिया खुशदिल शाह ने। यार उसने जो 70 किया था ना, वो लाहौर कलंदर के खिलाफ आखिरी मैच में किया था। वो ऐसे वो जो एम्प्टी स्टेडियम में जिसमें लिन ने सेंचुरी की थी, लाहौर ने तकरीबन 15 ओवर तक इनके ऊपर हावी था, ऊपर के सारे आउट कर दिए हुए थे। खुशदिल शाह अचानक आया और नीचे से मार के छक्के उसने मेरे में 8-10 छक्के लगा दिए। और वो बड़ी क्लासिक इनिंग थी, बहुत ही ब्रूटल इनिंग खेली थी उसने। लाइक बहुत ब्रूटल इनिंग्स थी, बैच कहीं से लेके आ गया, लेके वो निकल गया। बिल्कुल। और वहीं से फिर मैंने उसको उस इनिंग से मैंने इसको सीरियस लेना शुरू किया, यार ये तो कोई तगड़ा प्लेयर है। जी जी, और इसने नेशनल T20 में भी इसी तरह इनिंग खेली है। लाइक जो टारगेट लाइक 1-2 मैचेस इसने ऐसे जिताए कि 5-6 ऊपर के आउट हुए थे साउथ पंजाब के, और ये आया और ये आके अपनी सेंचुरी करके उसने क्या मैच निकाला है। सो दैट वाज अमेजिंग। तो इसमें वो फिनिशिंग क्वालिटी है, प्रेशर सिचुएशन में खेलना आता है,
अनफॉर्चुनेटली नेशनल टीम की तरफ से जो प्रेशर सिचुएशन मिली थी उसमें वो नहीं कर सका, लेकिन आई एम श्योर विद टाइम ये एक अच्छा फिनिशर साबित हो सकता है अगर इस पे थोड़ी मेहनत की जाए। यार इसने आखिरी T20 में तो जिम्बाब्वे के खिलाफ आते साथ ही कोई 30 रन कर दिए और वो अब्दुल्ला शफीक दूसरे एंड पे खड़ा ही रहा। मैं तो इस बात की बात करूं, जब सिचुएशन बिगड़ी हुई हो, ऊपर के 5 आउट हुए में और आप आके मैच ले जाओ सिंगल हैंडेडली, दैट्स द क्वालिटी आई एम लुकिंग इन अ फिनिशर। नहीं उसने वो उस तरह का एक मैच वैसे नेशनल T20 में इसने उस तरह की भी एक जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो वो इसमें है क्वालिटी, और अगर इसको ग्रूम किया जाए डेफिनेटली ही कैन बी अ बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। चाचा इफ्ती की तो रिप्लेसमेंट को तो जल्दी रिप्लेस कर ही लेंगे। अच्छा यार, हमने एक क्रिटिसिज्म किया था पिछले ड्राफ्ट के बाद, जिसके ऊपर अली तरीन ने भी हमें मैसेज किया कि उसमें आपको याद होगा हम दोनों इनकी डायमंड की वाइल्ड कार्ड पिक से और डायमंड की पिक से हम नाला थे। मतलब कि ज़ीशान अशरफ के ऊपर इन्होंने लगाई थी, नो डाउट उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, एक अच्छी 50 तगड़ी की थी, मगर उसके अलावा पूरे सीरीज में ज़ीशान अशरफ नहीं चल सका और उसने 9 मैचेस में सिर्फ 169 रन किए, 18 की एवरेज है। इसके अलावा बोपारा को सिर्फ 4 मैच ही मिले है ना। जितना मैंने ज़ीशान को देखा है उसमें टैलेंट है, उसमें वो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी की जरूरत है, लाइक थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा राइट बॉल पे राइट शॉट मारने, लाइक अगर उसको ग्रूम करेंगे तो ये ज़ीशान कैन बी अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। जो उसकी टेक्निक है, साउंड है, उसके पास शॉट्स हैं, वैरायटी है, लेकिन बस थोड़ा सा उसको बस मारना शुरू कर देता है। और खास तौर से कट पे मैंने बहुत देखा है उसको, कट पे बहुत आराम से कैचेस देता है, लेकिन उसकी कट वो उसका फेवरेट शॉट भी आई थिंक। गुड प्रोस्पेक्ट, उसके पास शॉट्स हैं और वो खेल सकता है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा उसको तहम्मुल पेशेंस और दूसरी प्रॉब्लम हमें पता थी कि यार जब बोपारा की शायद प्लेइंग 11 में जगह ना बने तो फिर आपने डायमंड में क्यों लिया था। और वो देखें सिर्फ 4 मैचेस उनको खिलाए बोपारा को। लॉन्ग टर्म सोच अब देखें कोविड के दिनों में उन्होंने पहले बताया था कोरोना आ जाएगा तो फिर बोपारा हमारे पास होगा। बोपारा हमारे पास होगा और वो हमें 2 वार्म अप मैचेस जिता के जाएगा। बिल्कुल। चले यार, कीपर की तो बात हमने कर ली कि वो टेलर भी है, अब इनके पास ज़ीशान अशरफ भी है, और बल्कि आज लाहौर कलंदर्स के खिलाफ उसने भी 1-2 चौके लगाए हैं, मैंने देखे थे लाइव। वो कोई बंदा ना स्टेडियम में बैठ के मोबाइल से उसने YouTube लाइव किया हुआ था मैच, तो मैं वो देख रहा था, तो रोहिल नजीर ने फिनिश किया मैच आज लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। अच्छा, आप लोगों ने अपनी प्लेइंग 11 की बात करनी है यार? बॉलिंग के बाद आ जाए, बस बॉलर के बाद प्लेइंग 11 पे जा रही है। चले बॉलिंग में यार उस्मान कादिर की पहले बात कर लेते। उसको वैसे तो आखिरी मैच ही मिला था वो लिन की सेंचुरी वाला, और लिन जितने ब्रूटल तरीके से मार रहा था, उस्मान कादिर के वो 4 ओवर अच्छे चले गए थे, आई गेस सिर्फ 24 रन के गए थे, और जितना वो इजी ग्राउंड था 180 रन बने उसमें उस्मान कादिर ने लिन को बांध के रखा था। तो आई गेस, और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ वो अच्छा डेब्यू भी कर गया उस्मान कादिर, तो मेरा ख्याल में अब तो प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। या इमरान ताहिर के होते हुए 2 स्पिनर जा सकते हैं या नहीं? मुश्किल लग रहा है, डिपेंड करता है कि किस तरह। अगर शाहिद आफरीदी को बाहर बिठाते हैं तो शायद इसको ले आए, क्योंकि ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, बट बेंच पे जाएगा हो सकता है, क्योंकि जारी बात है 2 लेग स्पिनर उनके पास ऑलरेडी हैं, तो उसमें तो तीसरे का करा सकता है लेग स्पिन भी। फिर अच्छा, ब्रेंडन टेलर भी को भी मैंने देखा, उसने भी ऑफ स्पिन कराई हुई है अच्छा T20 में इस वक्त। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्टर। अच्छा यार, एक जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला था कि इन्होंने गोल्ड में सोहेल तनवीर को उठाया था। देखिए, प्लैटिनम से किसी ने लिया, डायमंड में किसी ने लिया, और गोल्ड में तो जिसकी भी पहली बारी थी उसको ले लेना चाहिए था ये प्लेयर, और देखें सोहेल तनवीर ने इनकी तरफ से छा गया। यार बेस्ट अंडररेटेड बॉलर है सोहेल तनवीर। आई थिंक क्वेटा को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ रायली रूसो से ज्यादा, वो सोहेल तनवीर का जाना था टीम से। और ही इज, आई डोंट नो व्हाई ही इज अंडररेटेड, बट ही इज, इसने पूरी दुनिया में परफॉर्म कर लिया है। बिल्कुल। हाँ, मजाक में खुखड़ी और वो दे देते हैं, बट यार मगर गोल्ड में मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए था। आप डायमंड में नहीं तो चलो गोल्ड में तो उठा लेते हैं। बट ये मास्टर स्ट्रोक था इनका, और आई थिंक ही हैज प्लेड वेल एज वेल। अगर इनकी आप बॉलिंग भी देखें सोहेल तनवीर की, तो इन्होंने 10 विकेटें ली थी 8 मैचों में 6.8 का इकोनॉमी, बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी इसकी। ये इसने तो अगेन वेरी गुड पिक, वेरी गुड प्लेयर, सीजन्ड कैंपेनर।
कोई और मैं क्या बोलूं। और मेरे उसके बाद इरफान की बात कर लेते हैं यार। 7 मैच में 4 आउट किए थे इरफान। आपको पता है कि पिछले कुछ पीएसएल से ऐसे तो प्लाटिनम में आ रहे हैं, मगर ये कि वो विकेट्स तो नहीं ले रहे, मगर इरफान हाइट का फैक्टर है, वो इकोनॉमिकल जरूर होता है था। लेकिन साकिब भाई इसका इस दफा। नेशनल T20 बहुत ही बुरा किया था। हाँ और इसमें इरफान में मैं जो रिसेंटली देख रहा हूँ ना, इसमें एक ओवर में 2 से 3 वाहियात बॉलें कराने का भी जज्बा बड़ा आ गया। बढ़ गया। और फुल टॉस और जब इसको पढ़नी शुरू होती है तो इसको कुछ समझ में नहीं आती कि क्या करना है मुझे। इसके पास वो ही है, या तो डाउन द विकेट चले जाएगा, एक स्लोअर मार देगा, या और उस स्लोअर के चक्कर में एक फुल टॉस मार देगा। तो इरफान आई थिंक इज ऑन अ डिक्लाइन, क्योंकि फिटनेस यार फिर बैकअप में इनके पास पीछे जुनैद खान ही है। फिर जुनैद खान भी आपको पता है कि वो भी एक ओवर में 1-2 फुल टॉसेस देता है। वो भी उसका भी यही मसला है, या तो फुल टॉस देगा या लेग पे आपको ऐसी बॉल देगा कि आपको बस उसको टिकल करके बाउंड्री पे पहुंचा देना है। और अगर आपको जुनैद खान भी नहीं रखना, फिर पीछे भट्टी है। हाँ, तो फिर आप देख लो कि इरफान को खिलाना पड़ेगा। फिर आप 2 लेग स्पिनर्स तो अच्छा यार, मैंने जो सबसे एनर्जी बचा के रखी हुई थी फराज, सॉरी इसके ऊपर 2-3 मिनट लूंगा। हमारे एक व्यूअर हैं यार, उन्होंने कहा है कि मुल्तान के शो में लाला के ऊपर ना आपने कम से कम भी 5 मिनट बात करनी है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप शाहिद अफरीदी के ऊपर आप स्किप कर दें जल्दी से। तो शाहिद अफरीदी आई गेस 40 साल के तो होंगे, ओरिजिनल एज 45। तो पिछली वैसे एक बार बताऊं कि उसकी बुरी नहीं गई थी। 7 मैचों में सिर्फ 4 ही आउट किए थे, मगर यू नेवर नो कि अफरीदी ने, मुझे याद है मिच मैकलेनन को 2 छक्के भी लगा दिए थे। फिर लाहौर कलंदर के खिलाफ भी पहले मैच में अच्छी उसने बैटिंग कर ली थी, दिलबर हुसैन को उसने थोड़ा सा सेट किया था। तो अफरीदी के बारे में क्या कहते हैं? ही कुड बी अ बिग मैच प्लेयर एनी हाउ। जब खत्म होने से पहले जो मुझे याद पड़ता है, अफरीदी अच्छी बॉलिंग करा रहा था। उसमें 1-2 मैचेस में उसको पड़े थे जरूर, लेकिन उसने कुछ मैचेस में बड़ी अच्छी और इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी। विकेटें शायद इतनी नहीं ली थी, लेकिन उसने काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी और रन्स को काफी रोक दिया था। अब देखना ये कि चक्कर ये कि अफरीदी ने क्रिकेट, मेरा नहीं ख्याल मार्च के बाद से कोई क्रिकेट खेली है। तो अब ये देखना है कि वो आते हैं, उनकी फॉर्म, फिटनेस, मैच फिट है या नहीं है, आके किस तरह परफॉर्म करते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी, क्योंकि इस एज में मैच फिट होना और फौरन आ जाना। बट अगेन, इफ एनीवन कैन, लाला कैन। तो फराज आप बताएं कि क्या अफरीदी बिग मैच प्लेयर है आपके ख्याल में? इफेक्टिव होगा? अचानक कितनी क्रिकेट भी ज्यादा नहीं खेल रहा। यार शाहिद अफरीदी के बारे में आप मेरे व्यूज जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ये ओह बोलूंगा। अच्छा, आपका तो और मसला है। नहीं यार, एक शाहिद अफरीदी दो जाविये से आप इसको देख सकते हैं। एक देखने का नहीं, जाविया, आप वो वाला शाहिद अफरीदी अपनी कन्वर्सेशन में माइनस कर दें जिसने आपको टाइम नहीं दिया था, अब उसको हटा के बात करते हैं। नहीं, 2 जाविये से आप देख सकते हैं। देखिए, एक जाविया देखने का ये है कि शाहिद अफरीदी वो एनी टाइम आपको डिलीवर करके दे सकता है, और एनी टाइम जो है फ्लॉप। तो ये तो उसके 20-25 साल करियर में, आई मीन दिस थिंग, एक चीज आपको देनी पड़ेगी, ही इज बीन कंसिस्टेंट सिंस 1996 अप टिल द डे ही रिटायर, और अभी तक वो वैसा ही है। आई मीन यू कैन नेवर, बैटिंग में कर सकते हैं, बॉलिंग में नहीं कर सकते। you can never depend on him either way. But having said that, दूसरा जाविया देखने का ये है कि उसी कॉइन का दूसरा जो है ना, वो सतह, उसकी रुख यही है कि क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो किसी वक्त भी डिलीवर कर सकता है। सो ही इज अ वाइल्ड कार्ड। आई वुड ट्रीट हिम एज अ वाइल्ड कार्ड। यू कैन नेवर, 20-25 साल में आप इस पर डिपेंड नहीं कर सके, आज भी आप इस पर डिपेंड नहीं करा। वो 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो था, वहां से मेरी पर्सनल जो है वो राय उसके बारे में बदली थी, लेकिन वो खैर दोबारा बदल गई उसके बाद। लेकिन जिस तरह उसने T20 वर्ल्ड कप खेला था 2009 का, वो जिस तरह जिम्मेदारी से लेके सेमीफाइनल, फाइनल, बैटिंग, बॉलिंग, वो पूरा उसने अकेला जितवाया था। तो वो जो है वो तो वक्त खत्म होने तक रहेगा। तो अगर आपको, जाहिर है वो 11 साल पुरानी बात है, लेकिन हैविंग, मैं ये बोल रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी वो भले 20 साल का हो या वो 45 साल का हो, उसके अंदर वही जान है और उसके अंदर वही जो है ना दमखम मौजूद है। तो वो वाइल्ड कार्ड है। सो ही कैन बी अ मैच विनर और ही कैन बी अ बिगेस्ट फ्लॉप। सो ही कैन नेवर रीच शाहिद अफरीदी, नो नेवर। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा पता नहीं है कि यार किसी का बुरा दिन हो और अफरीदी उसको एक ही ओवर में 3-4 लगा दे। मैच बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल, जिस नंबर पे वो आएगा उसको बस उससे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि वो 2-3 लगा दे, एंड दैट्स
ठीक है। देखें, शाहिद अफरीदी के बारे में इंडियंस भी ये कहते थे कि यार वो अच्छा प्लेयर नहीं है, मगर अगर वो चल जाए और 30-40 रन भी कर जाए तो वो ह्यूज डिफरेंस इस वजह से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट के ऊपर उसने वो 30-40 रन वनडे में किए होते हैं, T20 में तो हर कोई करता है, मगर वनडे में भी वो चूंकि उस स्ट्राइक रेट से करता था तो वो डिफरेंस डाल देते थे। ठीक है जी, आगे आ जाए फिर। हो गई 4 मिनट से ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से। यार इमरान तो पर बात कर लें। किसके? इमरान ताहिर और हाँ, मोहम्मद इमरान इलियास। ताहिर पे बात करके बिल्कुल। इलियास तो इनका मर्जिंग में हो गया, वो तो खेलेगा इमरान वो तो ताहिर ऑटोमेटिक चॉइस है। इमरान ताहिर की एक बात है हंसी, वैसे वो बड़ा भूखा होगा बेचारा, आईपीएल में सिर्फ पानी पिलाता रहे वो, तो वो यार उसके साथ आईपीएल में वैसे बहुत बुरी की तरसा है। बहुत हार है। की रही है टीम, लेकिन सिर्फ 3 मैचेस खिलाए हैं। तो उन 3 मैचेस में क्या किया था उसने? उसने सिर्फ 1 विकेट ली थी। अच्छा, पर एक मैच में 24 रन दिए थे, एक में 22 रन दिए थे और एक में 30 रन दिए थे। यार इधर तो अभी तक तो सोफार तो इनका टॉप विकेट टेकर है। 8 मैचों में उसने 10 आउट किए हैं अलॉन्ग विद सोहेल तनवीर, तो इनके लिए तो परफॉर्म कर रहा है। इकोनॉमी भी ठीक है, 7.75 है, स्ट्राइक रेट 14 है, जो कि अच्छा है। तो इमरान ताहिर का कोई पता नहीं कि वो कब चल जाए, और स्पेशली जब ये सबके स्क्वाड श्रिंक हुए हैं तो उसमें यू नेवर नो कि ये मुल्तान बड़ी लकी टीम है कि इसके पास प्लैटिनम प्लेयर्स इनके जो हैं अवेलेबल। जो रायले रूसो भी है, जो डेली भी है, और इमरान ताहिर भी है। Sir, he's one of the best leg spinners out there in T20 right now, along with, of course, अफगानिस्तान का जो 18 साल का है, 18 साल राशिद, उसके साथ he is the best leg spinner out in T20 cricket right now. तो उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। इसने 7.75 के रन रेट से, इकोनॉमी से पिछले मैचेस खेले थे, एंड ही वाज की टू मुल्तान सक्सेस। तो अगेन लेट्स टॉक अबाउट आई थिंक प्लेइंग 11 की बात करें। पे। हाँ बिल्कुल, प्लेइंग 11 यार कोई चलाएं किसी की। चलो मैं पहले साकिब भाई आपकी प्लेइंग 11 जिस मर्जी की चला दें यार। चलो हम दोनों की। साकिब भाई की प्लेइंग 11 सबसे पहले लग रही है, तो ये आ गई है, लगा दें भाई। प्लेइंग 11 यार इनकी वैसे अच्छी बन रही है, और मुझे लग रहा है कि ये टीम अच्छा करेगी। इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। गो अहेड साकिब भाई, आपकी टीम चलिए जी आगे। अच्छा यार, मैं उसी तरह सबसे पहले शान मसूद कैप्टन, जिशान अशरफ के साथ मैं एज ए विकेट कीपर ओपनर जा रहा हूँ। जो डेली 1 डाउन पे, रायले रूसो 2 डाउन पे, रवि बोपारा 3 डाउन, खुशदिल शाह 4 डाउन, शाहिद अफरीदी उसके बाद सोहेल तनवीर, तो 8 नंबर तक इनकी बैटिंग जा रही है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद इलियास इमर्जिंग में, मोहम्मद इरफान एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, साथ में इमरान ताहिर लेग ब्रेक। तो अब इनके पास 2 लेग ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इरफान, सोहेल तनवीर 3 फास्ट बॉलर हो गए। और इसके अलावा आपको पता है कि बोपारा भी थोड़ी बहुत मीडियम पेस कर सकता है, और रायले रूसो जो डेली भी कर सकता है। जो डेली तो वैसे मोस्ट लाइकली करेगा बॉलिंग, क्योंकि वो बड़ा रेगुलर बॉलर है। तो ये बड़ी तगड़ी प्लेइंग 11 की बन रही है। तो हसीब आप अपनी बताएं। मेरा इसमें आप बिल्कुल किसी किस्म का कोई रद्दो बदल नहीं करने की जरूरत, क्योंकि मेरी एग्जैक्टली यही लाइनअप है। ओनली थिंग मैंने बड़ा सोचा कि मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंट करूं, कि मैं इरफान को हटा के मैं उस्मान कादिर को ले आऊं, तो एक थोड़ा सा बैटिंग एलिमेंट और स्पिन एलिमेंट आ जाएगा। बट बात वही है कि मैं अगर उसको हटा दूंगा तो टीम में सारे स्पिनर्स हो जाएंगे, 4 लेग स्पिनर हो जाएंगे, which doesn't make any sense। तो इसलिए मैंने दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर दिया और इरफान को टीम में रख लिया। हाँ, इनको वैसे अगले साल के लिए कोई फास्ट बॉलर और लेकर आने चाहिए, क्योंकि इलियास है इस टाइम पे। तो अदरवाइज अदर देन दैट, अगर इरफान नहीं तो फिर आई थिंक आपको पता है मैं जुनैद से थोड़ी सी मुझे फेवरेटिज्म है। तो हाँ, अगर मुझे वाकई कुछ चेंज करना है तो मैं इरफान की जगह जुनैद को खिला दूंगा। सही, चलो जी। अच्छा, आप लोगों ने टीम डिस्कस कर ली, स्ट्रेंथ और वीकनेस की हाँ जरा नजर डाल दी जाए। यार चलिए मैं पहले बात कर लेता हूँ कि वैसे मैंने आज बना के रखी नहीं है, मगर मुझे इनमें सिर्फ काफी स्ट्रेंथ ही नजर आ रही थी। मुझे इनके स्क्वाड में कोई खास वाई इस तरह के इनके पास कोई जेन्युइन शार्प फास्ट बॉलर नहीं है। सबसे तेज अब ये इलियास और इरफान की जो पेस है, आपको पता कि 30s में ही आजकल, 40s में तो है नहीं। तो इनके पास एक जेन्युइन कोई फास्ट बॉलर नहीं है उस तरह का जो कि काफी तेज हो। और मगर ये कि इनका बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है, इनके पास ऑलराउंडर्स भी बड़े अच्छी हैं, लेट ऑर्डर तक इनकी वो भी जा रही है, और बैटिंग डेप्थ भी इनके पास ठीक ठाक है।
बैट्समैन भी अच्छे हैं, राइले रूसो जैसा प्लेयर यार इनके पास है, तो कोई खास वीकनेस नहीं है इनकी स्वाइट जर्मन फास्ट बॉलर्स के अलावा, और और इनको जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप देखें टॉप के ऊपर, टेबल के ऊपर टॉप पे हैं, तो इसका मतलब इनको खास जरूरत भी नहीं पड़ी। आई सी देम इन द फाइनल, और इनके पास काफी अच्छा चांस है फाइनल जीतने का भी। इस वजह से नहीं कह रहा कि इनकी टीम जो थी ये नंबर 1 पे इस टाइम पे चल रही है, इस वजह से कह रहा हूँ कि बाकी टीम्स के स्क्वाड्स को धचके लगे हैं, बाकी टीम्स के बड़ी बड़ी मिसिंग्स हुई हैं, मगर ये कि इनका स्क्वाड काफी बैलेंस लग रहा है, और मेरा ख्याल में जीत भी सकते हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा ही ऐड करूंगा उसमें। स्ट्रेंथ तो एग्जैक्टली जो आपने बात की वही है, वीकनेस में थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये फील्डिंग में थोड़ा सा सफर कर सकते हैं, बिकॉज इनके एक तो एज फैक्टर, हालांकि लाला ने उस एज फैक्टर के होते भी बड़े जबरदस्त कैचेस लिए थे, लेकिन उनके अलावा मुझे लगता है कि इनकी फील्डिंग थोड़ी सी वीक है। अगेन मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा हूँ, लेकिन ये एक वीकनेस लग सकती है, हो सकती है। सेकेंडली टीम कॉम्बिनेशन इनका आला है, बस ये है कि थोड़ा सा ऊपर से लेके इनको इनमें से 2-3 प्लेयर्स इनको ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनको अटैकिंग रोल देना ही देना है। लाइक दे कांट, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो अगर आप टॉप ऑर्डर इनका देखें तो सारे जो है वो एक प्राइमरीली एंकर रोल और बैलेंस्ड अप्रोच रखने वाले बैट्समैन है। यार रूसो और खुशदिल शाह हैं। खुशदिल शाह है, लेकिन रूसो स्टार्ट बैलेंस ही करता है, वो एंकर रोल ही देता है, वो बाद में जाके वो करता है एग्रेसिव। यार वो वैसे काफी अगर उसको दें तो वो तेज भी खेलता है, मतलब शुरू में भी तेज खेल सकता है। अगेन मैंने आपसे कहा ना कि रोल देने की बात है, और मैं ओवर क्रिटिकल हो रहा हूँ। आई थिंक और फिर अफरीदी भी है, अफरीदी को तो हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि अफरीदी ने क्रिकेट मार्च से नहीं खेली है, तो अब वो देखना है कि क्या उनकी सिचुएशन है। रवि बोपारा का मैं देख रहा था, उसको मेरे ख्याल से इन्होंने भी अटैकिंग रोल दिया हुआ है, तो इज गोइंग ऑल आउट और उसका बल्ला चल रहा है इस वक्त। हाँ, तो वो आज स्कोर किया उसने। मैं इनको रेटिंग अभी आई थिंक मेरे हिसाब से सेकंड मैं दे रहा हूँ इनको। सेकंड दे रहे हैं, ठीक है भाई। मेरे हिसाब में नंबर 1 मैं अगर दूंगा इनको टॉप 4 में दूंगा तो शायद नंबर 1 दूंगा। चलो जी, अच्छा जी, ये था हमारा शो मुल्तान सुल्तान के ऊपर। साकिब और हसीब की एनालिसिस आपने देखी, और साकिब भाई ने बोला है कि टीम जीतेगी, इससे अली तरीक साहब जो खुश होंगे। साकिब भाई आप ट्विटर पे इस बार उनसे कुछ सुनेंगे नहीं, तो वो अच्छी रेटिंग दी है साकिब भाई ने। एक्सक्यूज मी नहीं बोलेंगे। ने नंबर 2। अच्छा, एक जाने से पहले ये आप लोग जो एज फैक्टर सीनियर सिटीजन बात करें, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो क्या डैड्स आर्मी, तो उनको डैड्स आर्मी भी कह सकते हैं इनकी टीम को। तो अभी डैनियल क्रिस्टन ने बड़ा अच्छा उसने एक स्टेटमेंट बोली थी कि जो ओल्ड बॉयज विन यू, कुछ इस तरह कहा था कि ओल्ड बॉयज विल एक्चुअली विन यू टूर्नामेंट्स, कुछ इस तरह की। और उसी की टीम नॉर्थ से जाके आगे वो T20 ब्लास्ट भी जीता इंग्लैंड में। तो आई थिंक वो लेके इनको चले तो देखे, आई थिंक। और डैन क्रिस्टियन वैसे मुल्तान सुल्तान से खेलता भी रहा। बिल्कुल। चलो जी, शो को खत्म करने का वक्त आ गया। साकिब भाई, अब आप लोगों से मुलाकात होगी, हम जो है वो प्लेऑफ मैचेस डिस्कस करेंगे और किसका मुकाबला है, तो फिर एनीवेज पर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।